दोस्तों, अगर आप 2026 में कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल से जुड़ी उलझनें कई गुना बढ़ गई हैं। एक तरफ एव का दौर है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट। हो सकता है कि आप आइस, पेट्रोल, डीजल इंजन से एव पर स्विच करने या कार खरीदने में देरी करने के बारे में सोच रहे हों। दोस्तों, शुरुआत में पेट्रोल गाड़ियों में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। केंद्र सरकार ने 2027 से IB15, डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल का प्लान भी बनाया है। बिस द्वारा E30 तक के स्टैंडर्ड का प्रस्ताव रखने से मौजूदा और संभावित ग्राहकों के बीच घबराहट फैल गई है। और यह घबराहट जायज़ भी है, क्योंकि E20 को बहुत जल्दबाजी में लागू किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि उसने तय समय सीमा से 5 साल पहले ही 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन E20 के लिए 1 अप्रैल का आदेश कोई बड़ी कामयाबी नहीं दिखाता। फिर भी लोगों के भारी विरोध के कारण सरकार ने E25 को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। इसका मतलब है कि E20 अभी कुछ समय तक चलता रहेगा, लेकिन हम अभी कोई नतीजा नहीं निकाल रहे हैं। दूसरी ओर एव में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि वे पेट्रोल पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर देती हैं, कम से कम ग्राहक के नज़रिए से, लेकिन वे एक अलग संसाधन, लिथियम, पर निर्भर हो जाती हैं। जबकि बैटरी की अन्य केमिस्ट्री पर अभी भी प्रयोग चल रहे हैं। एव इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर भारत में, बेहतर हो रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी उम्मीद थी। एव की पैनिक बाइंग, घबराहट में खरीदारी, पहले से ही हो रही है, और धीरे धीरे बढ़ रहा और बदल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पीछे चल रहा है। चार्जर तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कई काम नहीं करते या बंद पड़े हैं, और एव चार्जिंग के लिए कोई एक ऐप भी नहीं है। आज का संभावित खरीदार एक दुविधा में फंसा हुआ है। एक आधुनिक एव 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दे सकती है, बशर्ते खरीदार उसके लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार हो। आइस कारें कीमत की परवाह किए बिना लंबी दूरी तय कर सकती हैं, लेकिन इथेनॉल के खराब असर की वजह से पावरट्रेन हार्डवेयर को अपडेट करने, फ्यूल इकोनॉमी कम होने और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ने की ज़रूरत होती है, जिससे प्रति किलोमीटर खर्च बढ़ जाता है। अगर गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो कम रनिंग और मेंटेनेंस खर्च की वजह से एव में ब्रेक इवन लागत वसूल होने का समय जल्दी आ सकता है। लेकिन एव के साथ सबसे बड़ी दिक्कत खरीदने से जुड़ी सोच की है। बैटरी वारंटी खत्म होने के बाद क्या होगा? अचानक ट्रिप पर जाना हो तो क्या करेंगे? क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के इस्तेमाल में मदद करेगा? यह ऐसा समय है जब खरीदार उलझन में है, क्योंकि आइस और एव दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि पॉलिसी के लिए लोगों के समर्थन की ज़रूरत होती है, और आइस गाड़ियों के बुनियादी ढांचे में असल में किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। इथेनॉल की मौजूदा स्थिति चाहे जो भी हो, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले या अनियमित बिजली सप्लाई वाले लोगों के लिए इस तरह की गाड़ियां एकदम सही हैं। दूसरी ओर, अगर रनिंग और मेंटेनेंस खर्च को ध्यान में रखा जाए, ट्रिप की योजना बनाई जा सके, दूरी तय हो, और सबसे बड़ी बात, घर पर चार्जिंग पॉइंट लगाना मुमकिन हो, तो एव खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि गुरुग्राम में घर पर चार्जिंग से जुड़ी सुरक्षा संबंधी दिक्कतों की खबरों के कारण घर पर चार्जिंग पॉइंट लगाना एक बड़ी चुनौती रही है। ये कारें मेंटेनेंस और रनिंग खर्च में काफ़ी बचत करती हैं। कुछ लोगों को आइस पावरट्रेन का जुड़ाव वाला एहसास पसंद आ सकता है, और कुछ लोगों को एव का शांत चलना और कम मेंटेनेंस पसंद आ सकता है। हालांकि पावरट्रेन के प्रति कोई खास झुकाव न रखना, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गाड़ी चुनना और सही बजट तय करना, सही कार खरीदने में मदद करता है।